हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ ड्रग, जो कि आपके फार्माकोलॉजी वी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट वन का टॉपिक है। और यूनिट वन का इसके पहले एक लेक्चर जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें अपन ने वेरियस टाइप की डेफिनेशन और अपनी फार्माकोलॉजी क्या होती है ये सब जो अपन ने डिस्कस किया हुआ था। तो अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है नेचर ऑफ ड्रग, कि ड्रग का नेचर क्या होता है। साथ ही साथ आपके सिलेबस में एक टॉपिक है कि हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्माकोलॉजी, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो उसके बारे में भी जो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में एक छोटे से दो टॉपिक हैं, इसके बारे में अपन यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए, नेचर ऑफ ड्रग के बारे में बात करें तो इसमें अपन बेसिकली देखेंगे कि अपना ड्रग किस किस टाइप का नेचर का होता है। नेचर के कहने का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, या फिर जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है, या फिर उसका साइज वाइज क्या होता है। मतलब उसके अपन नेचर के बारे में देखने वाले हैं, है ना, कि अपना जो ड्रग है वो उसका कौन कौन से नेचर होते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन को पता है कि अपना जो क्या होता है कि कोई भी एक केमिकल मॉलिक्यूल जो कि क्या करता है, बायोलॉजिकल एक्शन को शो करता है, वो क्या कहलाता है, ड्रग कहलाता है। और अपन को पता है कि ड्रग क्या होता है, एक केमिकल मॉलिक्यूल होता है। अब एक केमिकल मॉलिक्यूल कैसा भी हो सकता है, या तो सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कॉम्प्लेक्स का कहने का मतलब क्या होता है कि जब क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे केमिकल आपस में रिएक्शन करके एक क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा सा कंपाउंड बना लेते हैं। यानी कि जिसके स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो स्ट्रक्चर बने बने रहते हैं। तो स्ट्रक्चर में बहुत सारे छोटे छोटे आपके केमिकल मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो या तो वो सिंपल हो सकता है, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो सकता है, कौन, ड्रग। तो इसको अपन कहें कि ड्रग क्या होता है, केमिकल मॉलिक्यूल होता है जो कि सिंपल या कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, यानी कि बहुत होता है ना, जाल टाइप का, कठिन टाइप का, मतलब बड़ा कह सकते हैं अपन सिंपल सी शब्दों में, है ना। अब अपन वह देखें कि जो मेजोरिटी ड्रग होती है, अधिकांशता मात्रा में जो ड्रग होती हैं वो क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको पता ही है कि वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन पाया जाता है। तो आप पढ़ ही चुके हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अधिकांशता ड्रग क्या होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होती हैं। बट कुछ ऐसी भी ड्रग हैं जो क्या होती हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अपनी ड्रग ऑर्गेनिक भी होती है और इनऑर्गेनिक भी होती है। तो अधिकांशतः ड्रग तो ऑर्गेनिक ही होती हैं। लेकिन कुछ जैसे जो इनऑर्गेनिक ड्रग हैं उसके एग्जांपल लिए गए हैं, जैसे कि लिथियम कार्बोनेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। एक कुछ जो है इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है जो एज ए ड्रग के रूप में एक्ट करते हैं, उसके एग्जाम्पल हैं। अब अपन बात करें जैसे कि अपनी ऑर्गेनिक ड्रग, देखो ऑर्गेनिक ड्रग होती है वो दो तरह की हो सकती है। या तो आपकी जो ऑर्गेनिक ड्रग है वो इलेक्ट्रोलाइट हो सकती है, या फिर जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकती है। अब आप कहो कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या रहती है, वो आयन के फॉर्म में हो सकती है। जैसे कि आप इस तरह से कुछ पढ़ते होगे कि H प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये क्या है, आयन के फॉर्म में है। तो इसी को अपन इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं, या इसी को अपन आयोनाइज्ड क्या कह सकते हैं, आयोनाइज्ड ड्रग भी कह सकते हैं। आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये अभी आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे यूनिट वन में, है ना। तो अधिकांशतः जो ऑर्गेनिक ड्रग होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में होती हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट को अपन जो है आयोनाइज्ड ड्रग कह सकते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को अनआयोनाइज्ड ड्रग कह सकते हैं। अनायोनाइज्ड का मतलब जैसे कि जैसे अपना HCl होता है, तो ये क्या है, अनायोनाइज्ड फॉर्म में है। और अगर यही प्लस और नेगेटिव फॉर्म में अगर टूट जाता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट या आयोनाइज्ड फॉर्म कहलाता है। तो यहाँ पर देखो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म की कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे कि अल्कोहल होता है, डाई एथाइल ईथर होता है। ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म है किसके, ड्रग के। और वहीं अगर इसकी जो इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म की अगर बात करें, तो जो अपना इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट ड्रग होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है वीक एसिड, या एक होती है वीक बेस, मतलब दो तरह की हो सकती हैं, है ना। जो इलेक्ट्रोलाइट ड्रग होता है उसका नेचर दो तरह से हो सकता है, या तो वो वीक एसिड होंगी या फिर वीक बीस बेस होंगी। अगर अपन वीक एसिड की बात करें तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए गए, जैसे अपनी एस्पिरिन होती है, जो पेनिसिलिन होती है। पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक होती है ना। और पैरासीटामोल होती है जिसका यूज अपन फीवर के ट्रीटमेंट में करते हैं। तो ये सब क्या होती है, वीक एसिड ड्रग की कैटेगरी में आती हैं। वहीं अगर अपन बात करें मॉर्फिन और क्लोरोक्विन की, तो ये क्या है, वीक बेस की कैटेगरी में आती हैं। तो ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई कि अपना ड्रग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बेस पर उसका नेचर क्या रहता है। अब अपन बात करें ड्रग के सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेसिस पे, तो अधिकांशतः जो ड्रग होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं। जैसे कि अपन बात करें पैरासीटामोल हो गया, प्रोप्रानोलॉल हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, ये सब क्या होती हैं, आपके सॉलिड के फॉर्म में होती है। आपने अगर नॉर्मली देखा भी होगा तो पैरासीटामोल की जो टैबलेट आती है वो सॉलिड के फॉर्म में होती है। और एम्पिसिलिन क्या होता है, एक पेनिसिलिन ही होता है,
है ना, जो बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट में जिसका यूज किया जाता है ना। तो ये सब क्या होती है, सॉलिड के फॉर्म में होती हैं। वहीं कुछ ड्रग ऐसी भी हैं जो लिक्विड के फॉर्म में होती है, जैसे कि इथेनॉल हो गया, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट हो गया। जो ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट है वो आप देखोगे कि जब आप हार्ट से संबंधित डिसीज पढ़ोगे तो वहाँ पर आप इसका क्या करती हो, यूज करते हो, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं उन ड्रग का जो कि क्या होती है, लिक्विड की फॉर्म में होती हैं। अब यहाँ पर जैसे कि कुछ बहुत ही रेयर कंडीशन में कुछ ऐसी भी ड्रग होती हैं जो क्या होती हैं, गैसेस के फॉर्म में होती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया कि आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है, वो क्या होती है, गैसेस के फॉर्म में होती हैं। तो ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई। अब अपन बात करें इसके साइज की या मोलिकुलर वेट की, तो अधिकांशतः जो जितनी भी ड्रग आती हैं उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 100 से 1000 डी के बीच में होता है। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात समझना कि अगर आपकी कोई ड्रग क्या होगी कि अगर उसका जो मोलिकुलर वेट है वो 100 डी से कम होगा, देखना समझना, अगर वो 100 डी से कम होगा तो क्या होगी, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो जिससे आप क्या करोगे कि उसके जो स्पेसिफिक फीचर्स रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, जैसे कि उसका शेप हो गया, साइज हो गया, ठीक है, और उसकी जो क्रेलिटी हो गई, ठीक है, कन्फिगरेशन हो गया, और कन्फिगरेशन और जो है उसकी क्रेलिटी, इसको आप जब क्रेलिटी भी बोलते हैं कुछ लोग, तो इसके बारे में जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी सेमेस्टर में स्टडी करोगे तो क्या होता है कि उसकी जो साइज, शेप, कन्फिगरेशन, क्रेलिटी और उसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री, ये सब क्या रहता है कि आप इसको जो अच्छे से स्पेसिफिक तरीके से आप जान नहीं पाते उन सभी के बारे में। इसलिए अधिक क्या होता है कि ड्रग का जो साइज होता है वो 100 डी से ऊपर ही रखा जाता है, और जो है वो 1000 डी से ऊपर नहीं होती हैं, क्योंकि अगर वो 1000 डी से ज़्यादा उसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएंगी, और जब क्या होगा वो उसका साइज ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या रहती है कि जो सेल मेम्ब्रेन रहती है उसको क्रॉस नहीं कर पाती है। इसलिए अपन इसका साइज इससे क्या रहते हैं, कम रखते हैं। अब देखो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस क्यों करना जरूरी होता है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा समझना। क्या करते हो कि जैसे आप कभी जब भी आपको एक ड्रग खाते हो तो ड्रग क्या जाती है आपकी, जो जाके आपकी जीआईटी में जाती है, मतलब आपके स्टोमच पेट में जाती है, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जाके आपके क्या ब्लड में जाती है, खून में जाती है। खून में जाने की बात ही तो भाई वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगी, अपना एक्शन शो करेगी। तो अब क्या होता है कि जब आप देखोगे कि जीआईटी कुछ इस तरह से होती है ना। तो इस तरह से क्या होती है आपकी, जैसे आपके क्या होगी, स्टोमच हो गई, और स्टोमच में आप क्या देखोगे कि यहाँ से यहाँ पर क्या रहता है, जैसे ये वाली आपकी स्टोमच की यहाँ पर लेयर होगी तो यहाँ पर क्या रहती है, कुछ ब्लड वेसल्स रहती हैं, और आपको पता है इन ब्लड वेसल्स में क्या रहता है, आपका ब्लड रहता है। तो जब क्या आप ड्रग लेते हो तो ड्रग आपकी क्या आ जाती है, इस वाले पोर्शन पे आ जाती है। तो अब क्या रहता है कि इसको जो क्रॉस करके यहाँ पर आना होता है, ब्लड वेसल्स में आना होता है ना। तो यहाँ पर क्या रहते हैं, बहुत टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो उन सेल्स को क्या करना होता है, क्रॉस करना होता है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से आप इसको सीन करना है कि इस तरह से कुछ आपके सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो इनके सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो इन सेल से क्या होता है, यहाँ पर इनके बीच में एक जंक्शन प्रेजेंट रहता है ना। तो अगर क्या होगा कि जब आपकी ड्रग का साइज 1000 डी से, या सिंपल से शब्दों में करें 1000 डी से ज़्यादा हो जाता है उसका मोलिकुलर वेट, तो क्या होता है कि वो जो यहाँ से जंक्शन प्रेजेंट रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, उनको क्या करते हैं, क्रॉस नहीं कर पाती हैं। जब वो क्रॉस नहीं कर पाएगी तो ब्लड में नहीं पहुँच पाएगी, और ब्लड में नहीं पहुँच पाएगी तो क्या होगा, उसका एक्शन शो नहीं होगा। इसलिए अपन क्या करते हैं कि जितनी भी जो बल्कि ड्रग रहते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या कहते हैं, पेरेंटल फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं। पेरेंटल फॉर्म में कहने का मतलब ये है कि उसको डायरेक्टली अपन जो है ब्लड में इंजेक्ट करवा देते हैं, है ना। तो ये तो सिंपल सी बात होगी अपने नेचर ऑफ ड्रग के बारे में। अब अपन इसकी बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि अपने सिलेबस में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है फार्माकोलॉजी का, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात करें तो देखो एक कहानी टाइप की होगी, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, है ना। तो इसी के बारे में जो है अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फार्माकोलॉजी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ करता था कि आज से हजारों साल पहले क्या करते थे अपन, जो क्रूड नेचुरल प्रोडक्ट हुआ करते थे। क्रूड नेचुरल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जो आपको डायरेक्ट, जो आपके पेड़ पौधे रहते थे, एनिमल्स रहते थे, उनसे आपको प्राप्त होते थे, तो उनका अपन यूज किया करते थे ड्रग के फॉर्म में। किसी भी जो डिसीज होती थी, ठीक है, बीमारी होती थी, उन सभी के ट्रीटमेंट के लिए अपन जो है नेचुरल जो क्रूड प्रोडक्ट थे उनका यूज किया करते थे। अब बेसिक सी बात है कि जो नेचुरल क्रूड प्रोडक्ट होते हैं, और नेचुरल क्रूड प्रोडक्ट कौन होते हैं, जैसे कि आपकी लीव हो गई, किसी पेड़ पौधे की लीव्स हो गई, बार्क हो गई, रूट हो गई, है ना, मतलब पेड़ पौधों के पार्ट को एज आप ड्रग के रूप में यूज करते थे।
तो बेसिक सी बात है कि किसी एक जैसे आप जैसे अपनी नीम की पत्तियों को एज ए क्रूड ड्रग यूज कर रहे हैं, तो नीम की पत्तियों में किसी एक टाइप का केमिकल तो होता ही नहीं है, उसमें जो मल्टीपल टाइप की यानी कि बहुत ज़्यादा वेरियस टाइप के उसमें केमिकल कंपोजिशन रहती है ना। तो वो रहा करती थी, है ना। तो इसलिए पहले के ज़माने में, ठीक है, ये जो क्रूड ड्रग होते थे तो उनके अंदर की जो कंपोजिशन रहती थी वो अननोन रहती थी। मतलब लोग जानते ही नहीं थे कि नीम के अंदर नीम की जो जैसे पत्तियां हैं तो उनके अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, है ना, कौन कौन सी एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। तो इन सब की कंपोजिशन क्या रहती थी, अननोन रहती थी। लेकिन उनको ये पता था कि नीम की पत्तियों को आप जो है इन्फेक्शन पे अप्लाई कर लोगे तो वो ठीक हो जाएगा, है ना। इसी तरह के जो वेरियस बहुत सारे क्रूड ड्रग थे जिनका क्या करते थे एज ए ड्रग के रूप में वो यूज किया करते थे, लेकिन उनकी जो कंपोजिशन अननोन थी, साथ ही साथ उसकी इफिशियंसी क्या थी, लिमिटेड थी। इफिशियंसी कहने का मतलब ये है कि उसकी इफिशियंसी मतलब प्रभाव या कोई इफेक्ट वो क्या हुआ करता था, लिमिटेड हुआ करता था। तो फिर क्या किया कि द इफेक्ट ऑफ दिस सब्सटेंस ऑन बॉडी वेर रेदर इम्परसियल नॉन। कहने का मतलब यह है इम्परसियली मतलब स्पष्ट रूप से पता नहीं रहता था किसी भी ड्रग का क्या इफेक्ट रहता है, बस उसको वो अप्लाई कर लिया करते थे, है ना, आज से हज़ारों साल पहले। फिर क्या होगा कि 18वीं सेंचुरी में, ठीक है, सबसे पहले जो ड्रग के जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसको समझना स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कब? 18th सेंचुरी में, है ना। उसके बाद क्या हुआ था कि 18वीं सेंचुरी के बाद जब फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को समझना स्टार्ट किया तो उसके बाद जो एफ मेडेंडिक एंड क्लाउड वर्नार्ड जो साइंटिस्ट थे, इनने क्या किया था, इसकी जो ड्रग की इफेक्ट की स्टडी था उसको उन्होंने क्या किया था, कंटिन्यू किया। देन 1847 में रोडोल्फ वुचनियम, ठीक है, रोडोल्फ वुचनियम ने क्या किया था, सबसे पहला जो फार्माकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट था जहाँ पर फार्माकोलॉजी के बारे में, ठीक है, पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, किसने, रोडोल्फ वुचनियम ने। कब? 1847 में। कहाँ पर? जर्मनी में। मतलब जर्मनी में सबसे पहला जो फार्माकोलॉजी का इंस्टीट्यूट था वो ओपन किया था। उसके बाद जो ओस्टवाल स्मिथ डी वर्ग थे उन्होंने 19th सेंचुरी में क्या किया था कि जो फार्माकोलॉजी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे, बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को उन्होंने दिया था, इसलिए अपन इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो ये छोटा सा आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जो कि आपकी केडी की बुक में दिया गया है। तो आज की वीडियो का टोटली रेफरेंस था वो केडी की बुक से ही लिया गया है ना। तो आप इस नोट्स को आप लिख सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे।